हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर से पहले जो आपको आने चाहिए क्लास 11th केमिस्ट्री के, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन से पहले हम जो इम्पॉर्टेंट हैं बड़े क्वेश्चंस हैं जो 2-3 मार्क्स के हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम 1 मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, मेंशन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेसेस आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपको ये चारों के चारों केस बताने हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। जब आप सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है देयर इज ओनली वन टेम्परेचर एट 180 एट विच टू फेजेस कैन coexist if there is no exchange of heat with the surrounding, the mass of two phases remains the constant. When we are talking about the liquid and vapor equilibrium, the vapor pressure is constant at a given temperature. For the dissolution of solids in liquid, आपके पास solubility is constant at the given temperature. And for dissolution of gases in liquid, the concentration of gas in liquid is proportional to the pressure of gas over the liquid आपके पास। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझना। ठीक है। आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको कैपिटल के सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है। अब देखो कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, एक तो NO हमारे पास है, एक हमारे पास वाटर है। अब इसकी जो भी स्टोक्यूमेट्री है, यहाँ 4 है NO की तो पावर 4 चली जाएगी, वाटर की स्टोक्यूमेट्री 6 है तो इसकी पावर 6 चली जाएगी। अपोन में आता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, अमोनिया है। कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्टोक्यूमेट्री 4 है तो पावर 4 हो जाएगी। O2 हमारे पास है, O2 की पावर कितनी आएगी, 5। तो ये आपके पास तरीका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल, के हैज नो यूनिट, इसका रीजन आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको रीजन इस तरह से देना है, आप एक एग्जांपल के मेथड से भी समझ सकते हो कि व्हेन द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। कैसे नहीं होती, एग्जांपल से समझो। H2 है, I2 है, आपके पास I2 प्लस H2 में 2HI डालो, Kc की वैल्यू निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो HI की पावर 2 आ जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन है, ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन की स्क्वायर, नीचे क्या है, कंसंट्रेशन इनटू में कंसंट्रेशन, मतलब ऊपर भी कंसंट्रेशन स्क्वायर है, नीचे भी कंसंट्रेशन स्क्वायर है, तो यूनिट क्या आएगी, नो यूनिट आएगी। तो इसको आप प्रूव करके यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो एग्जाम्पल की मेथड से। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है भाई आपके पास, इस रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे बताना है, एक सेकेंड, हाँ, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम की यूनिट क्या होगी। तो आप देखो NH3 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि इसका स्टोक्यूमेट्री आपके पास 2 है। N2 आपके पास आएगा, H2 की पावर 3 आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, कंसंट्रेशन, इनटू में क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 3 है। तो ओवरऑल क्या आया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर 4। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा, 1 बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर आपके पास है, तो क्या आ जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास, मोल पर 2 इनवर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको यूनिट निकालनी है। अगला देखो, आपको यहाँ पे गिव द रिलेशन, ये जो रिलेशन आपके पास है किस तरह से आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। कैसे बताओगे, आपने एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर किया, ए आप प्लस बी सी सी प्लस डी, इससे आपने केसी की वैल्यू को निकाला लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके। ठीक है। अब देखो आपको केपी निकालना है। देखो केसी क्या है, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब आपने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। अब केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आपके पास है। तो जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसका जो स्टोक्यूमेट्री है वो पावर में जाएगा। जब आप प्रोडक्ट की प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर किसका आएगा, प्रोडक्ट का, अपॉन में क्या आ जाएगा,
आपके पास रिएक्टेंट का आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, पीसी इसकी पावर सी, पीडी की पावर इसकी स्टोक्यूमेट्री, पीए की पावर ए, आपके पास पीबी की पावर क्या आ जाएगी, बी आपके पास आ जाएगी। तो आपने केसी भी लिख लिया, आपने केपी भी लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके पास होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके पास यहाँ पे होता है। तो आई अगर आइडियल गैस है तो आपने पी आई वी आई इक्वल टू एन आई आर टी कर दिया। अब आपने पी आई निकालना है तो पी आई क्या हो जाएगा, एन आई अपोन में वी आपके पास इंटू में आर टी हो जाएगा। और आपको पता है एन बाय वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन अगर आपके पास है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम अगर आपके पास है तो वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। मतलब यहां से आपने निकाल दिया कि जो पी आई है वो किसके इक्वल होता है, सी आर टी के इक्वल होता है। बात समझ में आई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने पी का रिलेशन निकाल लिया सी आर टी की फॉर्म में। अब आपको केपी भी पता है, केसी भी पता है। अब आपको केपी के अंदर वैल्यू इंक्लूड करनी है। केपी क्या हो जाएगा, पीसी का मतलब क्या है, सी आर टी आपके पास, सी क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, स्मॉल सी की, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। पावर क्या है, सी आपके पास है, तो ओवरऑल की पावर क्या आएगा, सी है। फिर आप पीडी के लिए लिखो, यहाँ पे इसकी आर टी आपके पास है, पावर डी है। ऐसे ही सी ए के लिए आ जाएगा, आर टी इसकी पावर आपके पास क्या है, ए है। सी बी के लिए आ जाएगा, आर टी इसकी पावर क्या है, बी। तो आपने केपी को इस फॉर्म में यहाँ पे कर लिया। अब आपको पता है सी की पावर सी, डी की पावर डी, ये सी की पावर सी, डी की पावर डी, इसकी पावर ये क्या किसके इक्वल है, ये केसी के इक्वल है। तो केसी केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी इंटू में आरटी, आरटी की पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एन आएगी। डेल्टा एन का मतलब है यहाँ पे जो आपकी स्टोक्यूमेट्री यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है इसके इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे करके दिखाना था भाई। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यूज को आपने किस तरह से लिखा है। ठीक है, यहाँ आप करके दिखा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब 2A आपके पास इक्विलिब्रियम में है B प्लस सी में। ठीक है, इसने दे दिया कि केसी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻³ आपको यहाँ पे गिवन है। आगे कहता है at a given time the composition of the reaction mixture is A equal to B equal to C concentration। मतलब ये कहता है कि A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर आपके पास है। आगे पूछता है इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। रिएक्शन आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड आपके पास करेगी। तो देखो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके पास है बेटा, या आपको पता होना चाहिए, अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा होती है तो रिएक्शन है वो आपके पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। और जब आप इस वैल्यू को निकालोगे आपके पास तो जब आप QC निकालोगे बेटा तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब QC की वैल्यू क्या है, बड़ी आपके पास है KC की वैल्यू से, क्योंकि KC क्या है आपके पास छोटा है, 2 इंटू 10⁻³ आपके पास है। मतलब इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, 2/10⁻³ मतलब 2/1000 आपके पास, मतलब 0.002 आपके पास है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपके पास QC की वैल्यू 1 आई है और KC की वैल्यू आपके पास इतनी है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप बोलोगे रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे कहता है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन ईच केस इंडिकेट विच ऑफ द रिएक्शन इज होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होमोजीनियस है, कौन सी आपके पास क्या है, हिट्रोजीनियस है। अब देखो आपको नाम से पता चल जाएगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस में देखो आपके पास मोड सेम होने चाहिए। देखो ये भी गैसेस मोड है आपके पास बेटा, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, तो क्या हो गया, होमो हो गया। सेकंड के अंदर गैसेस है, गैसेस है, गैसेस है, क्या हो गया, होमो हो गया। आगे देखो ये सॉलिड दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए केसी की जब भी हम वैल्यू लिखते हैं ना बेटा, मान लिया देखो ये सी की वैल्यू लिखी हुई है, केसी के अंदर जब भी सॉलिड होती है इसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं। मतलब जब हम केसी को लिखेंगे तो H2 की कंसंट्रेशन अपॉन में HCl की कंसंट्रेशन की पावर 2, ये हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मीडियम अलग अलग है, तो ये हीट्रो का एग्जाम्पल हो गया। लास्ट वाला वाटर है, लिक्विड लिक्विड गैसेस है आपके पास, तो यहाँ पे भी क्या हो गया,
ये भी हीटरो का एग्जाम्पल हो गया। आपको ध्यान में रखना है केसी की वैल्यू हमेशा गैसियस फॉर्म के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, बाकियों के लिए यूनिटी आपके पास रहेगी। जब हमने वाटर की बात की तो सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन है, तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर लिक्विड फॉर्म आपको दी हुई है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे गैसेस लिखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन आपसे बोलता है द डिसोसिएशन ऑफ एच आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर वाइल द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 डिपेंड ऑन द प्रेशर अप्लाइड वाई। इसने बोला है जब हम एच आई को तोड़ते हैं तो वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हम PCl5 को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब अगर हमने एच आई को तोड़ा तो किस में टूटता है, H2 प्लस में, I2 में टूटता है भाई। ये आपके पास इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जब हम PCl5 का डिसोसिएशन करते हैं तो वो PCl3 प्लस में Cl2 में टूटता है। ये कहता है ये तो आपके पास प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आपके पास होता है। क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, जब हम केसी निकालते हैं एच आई के लिए आपके पास, तो इसमें कोई भी वॉल्यूम की टर्म आपके पास नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि एच आई क्या है, प्रेशर की इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म का होना जरूरी है। देखो हमने केसी की वैल्यू लिखी है, आपके पास एच आई है, एच आई इसमें टूटा है, केसी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपने अगर आपने डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, ये कितना होगा 1/x, इसकी क्या हो जाएगी 4। ये आपके पास केसी की वैल्यू आ गई। अब PCl5 के लिए लिखोगे तो ये आपके पास आ गई। अब क्या है कि जब आप केसी एच आई के लिए लिख रहे हो तो वॉल्यूम की टर्म नहीं है, जबकि आप PCl5 के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म आपके पास होती है। बेटा आपको जरूरी नहीं है कि लिख कर दिखाना हो, आप सीधा लिखो, यहाँ वॉल्यूम की टर्म नहीं आती तो ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ वॉल्यूम की टर्म आपके पास आती है तो ये प्रेशर के डिपेंडेंट होता है। आगे देखो, आपके पास इसमें रीजन भी लिखा हुआ है, आंसर आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अभी अभी हमने के को लिखना सीखा भी है, ठीक है। आगे कहता है वाई द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ध्यान में रखना, अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो भी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता, हम इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इसका रीजन लिख सकते हो एज बिकॉज द एडिशन ऑफ इंसर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस विद rise in temperature, ठीक है। इज द रिएक्शन एक्सो और द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान में रखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ रहा है बेटा, तो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, दोनों साइड में है, एक लेफ्ट में एक राइट में ऊपर है। आपके पास पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। देखो क्या कहता है, यूजिंग द ली चैटरियल प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। यूजिंग ली चैटरियल प्रिंसिपल प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एक आपके पास है N2 + 3H2 आपने किया है, इसमें क्या हुआ है, दो अमोनिया आपके पास बना है। सेकेंड रिएक्शन आपके पास है, रिएक्शन लिख लेती हूँ, अमोनिया आपके पास बेसिकली बन रहा है। आपके पास क्या है, आप लिख सकते हो N2 है +3H2 है, आपके पास क्या बनेगा, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन ये है। अगली है N2 + O2 है, आपके पास NO बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, आपके पास अफेक्ट में क्या पूछा है, अगर आपने टेम्परेचर को घटाया या फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब देखो, अगर हमारे पास ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बार रिएक्शन क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो। जब हम पहली रिएक्शन में देखते हैं तो देखो हीट आपके पास इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है हीट। इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहा है।
समझे बात को? और ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है तो यहाँ पे प्लस में हीट किया है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एंडोथर्मिक कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक्सोथर्मिक है, अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट करता है हमेशा, और टेम्परेचर घटेगा आपके पास, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, वो किसके डिपेंड, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आप एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक के केस में आपके पास उल्टा हो जाएगा, यहाँ रिवर्स मोड के अंदर आपके पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम ए प्लस बी से सी प्लस डी है, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम सी, के सी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। देखो ये आपके पास क्या है, रिएक्शन है, आपने के सी की वैल्यू लिख ली। पहले क्या बोल रहे हैं आपके पास, ए आपने सी को बढ़ाया है, आपने प्रोडक्ट है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे सी है, अगर सी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया है, आप पढ़कर समझ सकते हो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स चेंजेस इन सच अ वे दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सी डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? एंड वाइस एंड वर्सा यू कैन अंडरस्टैंड। And if we increase the concentration, if concentration of C is increased, the concentration of D will increase, and those of A and B also will increase simultaneously, so that the numerical value of Kc is same, and vice and versa, the equilibrium shifts to the left। ये आपकी पहली कंडीशन है। देखो ओवरऑल, देखो सीधी सीधी बात क्या होती है, केसी आपका ओवरऑल सेम होना चाहिए। अब इसने क्या बोला है कि आपने सी को बढ़ाया है, सी को बढ़ाया है, इसकी कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब केसी की वैल्यू अगर आप ऊपर वाला बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, केसी की वैल्यू भी क्या होगी, आपके पास बढ़ेगी ना ओवरऑल, लेकिन वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम होनी चाहिए तो उसके लिए क्या होगा आपके पास, अगर आप केसी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ओवरऑल केसी की वैल्यू, सी की वैल्यू बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप दोनों को ओवरऑल बढ़ाओगे तो आपके पास ये सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को आपको ओवरऑल कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, जब ए और बी है, दोनों की वैल्यू आपके पास बढ़ेगी। देखो इसका सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लिया पहले मेरे पास 4/2 है, समझना मेरी बात को, पहले मेरे पास 4/2 है, कितना आंसर आया, 2 आया। अब मैंने 4 की जगह मान लिया 6 कर दिया, समझना मेरी बात को, अगर मैंने 4 की बजाय 6 कर दिया, मतलब ऊपर वाले की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो अगर मैं 6/2 सेम करूंगी तो वैल्यू कितनी आई, 3 आई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 नहीं रखनी, मुझे ये 2 ही रखनी है। उस 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास 2 थी, इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल केसी की वैल्यू सेम आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लिया ये मैंने बढ़ाई, 6 बढ़ाई है, तो इस 6 को अगर ये बढ़ रही है कंसंट्रेशन, तो उसके लिए मुझे नीचे वाला फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 2 की जगह 3 करना पड़ेगा, ताकि 3 दूनी आपके पास 6 आए। ठीक है, मतलब केसी की वैल्यू ओवरऑल आपके पास क्या है, सेम आए। तो अगर आप सी की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा रहे हो बेटा, समझ में आ रही है बात, तो ए बी और डी में क्या कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे, वही आपको बताना था कि अगर आप सी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो केसी की ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन वो आपको सेम रखनी है। उसके लिए क्या करोगे, ए बी की भी कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और जब इस तरह की कंडीशन आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ए और बी की वैल्यू को अगर आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि सी की ओवरऑल आपने बढ़ाई है, तो कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास इक्विलिब्रियम है, वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब आप का रिएक्टेंट की डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यही आंसर आपको यहाँ पे देना था। आगे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, आपके पास व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज। ए एक का बढ़ने का मतलब है, मैंने नीचे वाला पोर्शन है ना बेटा, केसी में नीचे वाला पोर्शन बढ़ाया है, और अगर मैं नीचे वाला पोर्शन बढ़ाऊंगी तो आप मेरी बात का मतलब समझना क्या है। एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। मेरे पास मान लिया पहले 6 है,
नीचे मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितनी है, 2 है, तो ओवरऑल कितना आया, 3 आया। ये आपकी जनरल है। लेकिन अब आपके पास ऊपर तो 6 ही है, लेकिन आपने बोला कि एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाया, मतलब नीचे वाला पार्ट बढ़ाया, मतलब 2 की जगह क्या कर दिया, 3 कर दिया। 3 कर दिया तो आपके पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझ रहे हो? लेकिन ये आपको 2 नहीं चाहिए, ये आपको कितना चाहिए, 3 ही तो चाहिए। अब उसको 3 करने के लिए इस 6 को क्या होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा ना। ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। किसकी बढ़ानी पड़ेगी, रिएक्टिव प्रोडक्ट की बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ करेगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। बात को समझे? इस तरह के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा बेटा। कंसंट्रेशन कहाँ चेंज किया, क्या इफेक्ट पड़ा आपके पास, प्रेशर बदला, कम ज्यादा किया तो कैसे इफेक्ट पड़ा, आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो कैसे अफेक्ट पड़ा। तो ये बात आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ एक्शंस व्हिच कैन एक्ट एज द लिवाइस एसिड। तो आपने एग्जांपल नीचे देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट वाटर बिहेव्स लाइक एन एसिड एंड ऑल्सो लाइक अ बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोनिक इफेक्ट। कैसे आपके पास दोनों की तरह काम करता है, वो आपको यहाँ पे समझाना है। तो हाँ, एग्जाम्पल देकर आप यहाँ पे समझा सकते हो बेटा। आपके पास देखो, एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, तो दोनों के साथ रिएक्शन दिखा दो। ठीक है। जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किया है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करोगे तो वाटर क्या करेगा, बेस के साथ बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। इसका मतलब क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा, HCl डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, तो बेस की तरह काम करेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन बनेगी। और अगर आपने बेस के साथ लिया, ऑलरेडी बेस लिया, तो वाटर कैसे काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, मतलब प्रोटोन को डोनेट करेगा, निकालेगा प्रोटोन को आपके पास। तो वाटर में से प्रोटोन निकलेगा तो OH नेगेटिव, और क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ज्यादा स्पीड से बोल रही हूँ तो आप स्पीड जो है वो कम ज्यादा आप यहाँ पे कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन पेपर है क्योंकि आपका कल परसों, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको वीडियो मेंटली जब हम देखते हैं ना कि आधा घंटा ही पढ़ना है, आधे घंटे की वीडियो है, तो हम लोग देखना पसंद करते हैं। 1 घंटे की है तो देखते हैं, जब हमें दिखता है ना 2-3 ऐसे ऐसे घंटे की है तो अवॉइड करने लग जाते हैं हम लोग कि नहीं, बहुत बड़ा काम है। ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 आपके पास है, N2O4 गैसेज है इस फॉर्म में। ठीक है। टेम्परेचर T लगाया है, प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो आपने यहाँ पे अल्फा दे दिया है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है। यहाँ पे आप इसको करोगे बेटा। ये मैंने क्लास में भी बहुत सॉल्व करा रखा है, ठीक है। प्योर कंसेप्ट अभी आप इसको देख लेना। अगर आपको कम आता है पेपर के अंदर, एक्सप्रेशन कम आता है, तो आप इसको एक बार देख लेना बेटा। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं अभी। अगला देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है पेपर में, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद देखो, KSP है बेटा, इसमें आपको सॉल्युबिलिटी पूछना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको 100% देखने को मिलता है इस चैप्टर से। अब देखो, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी क्या है, रूट ऑफ KSP आपके पास है। KSP की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब रूट ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻5। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है बेटा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, इसने बोला है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.15 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिटिक एसिड का, वो इतना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पीएच क्या है, पीके प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास रहती है, ठीक है, नीचे आपके पास एसिड की रहती है। तो पीके वैल्यू जो आपके पास है, ये आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिटिक एसिड का बेटा, 1.75 दिया हुआ है इंटू 10⁻5। ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सॉरी,
आपके पास यहाँ पे आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी टर्म में लगाओगे तो माइनस आपके पास log ऑफ इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है? प्लस में log है, आपके पास सॉल्ट अपोन में आपके पास क्या है, एसिड है। सॉल्ट के लिए देखो वैल्यू कितनी है, 0.15 मोल है, आपने एज इट इज लिख दिया। 0.1 मोल है, 0.1 मोल एसिड के लिए आपके पास हो गया, ठीक है? क्योंकि सोडियम एसिटेट क्या होता है, आपके पास सॉल्ट ही होता है। आपने सबकी वैल्यूज को पुट किया है और यहाँ पे क्या कर दिया, पीएच आपको निकालनी थी, पीएच की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? देखो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है बेटा, पीके निकालोगे माइनस log ऑफ इनटू में कांस्टेंट की वैल्यू 1.75 इंटू 10 to the power -5 होती है, वही वैल्यू यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है? आप इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। अ, ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा इसे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास, ठीक है? अब ये भी आपने पढ़ा हुआ है, केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के ऊपर डोमिनेट आपके पास करेगा, मतलब रिएक्शन आपके पास नियरली कंप्लीट होने वाली है। अगर इसकी वैल्यू इससे कम होती है तो रिएक्शन बहुत रेयरली एग्जिस्ट आपके पास करती है। -3 से 3 के बीच में आपके पास होती है, तो आप बताते हो कि एक एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन आपके पास दोनों की प्रेजेंट होती है, मतलब रिएक्शन बेसिकली आपके पास हो जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपको बताना है कि न्यूट्रल कौन है, एसिडिक कौन है और बेसिक आपके पास कौन है। तो ये आपके पास है, ये सॉल्ट है तो न्यूट्रल है, केबीआर सॉल्ट है, न्यूट्रल है बेटा। आपके पास सोडियम साइनाइड है, जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ऐसे ही साइनाइड है। ये क्या होता है, बेस आपके पास होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने नाम से ही पढ़ा है। NaNO2 आपके पास जो होता है बेसिक होता है बेसिकली। अमोनियम नाइट्रेट आपके पास है, एसिडिक होता है। KF आपके पास है, ये आपके पास बेसिक नेचर का होता है, ठीक है? इसके बाद आपके पास बड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है आपके पास यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको निकालनी आनी चाहिए बेटा। एक बार फटाफट से देख लो, अगर मेरे पास H2S है, मुझे क्या करना है, S की निकालनी है, तो देखो क्या हो गई, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +2। इसके लिए x मान लिया इक्वल टू ओवरऑल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर है? अब देखो इसी तरह से हमारी बाकी निकल जाएगी, एक टिपिकल करके दिखाती हूँ। हमने S2O4 2 नेगेटिव की निकालनी है, ठीक है? अब s के लिए मैं क्या करूंगी, आपके पास x मानूंगी, तो 2s है तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई 4, ओवरऑल कितना है, -2 चार्ज है, तो क्या होगा, 2x माइनस में 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस में 8, 2x इक्वल टू +6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ जाएगी, ठीक है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 1 1 मार्क के क्वेश्चंस को भी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, ये आपको आती होगी, एक बार आप देख भी लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज मींट बाय द स्टेटमेंट दैट द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर? then you have to write, at equilibrium the reaction does not stop, rather it still continue. The equilibrium is dynamic in nature. It appears to stop because the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. How does dilution with water affect the pH of the buffer solution? Dilution with water has no effect on the pH of any buffer. This is because the pH of the buffer depend on the ratio of the salt एंड एसिड और सॉल्ट बेस, एंड डाइल्यूशन डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीएच का नीचे, अभी उसी के बेसिस पे आंसर है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड? ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई? अगला है हेनरी लॉ, क्या होता है, डिफाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द गैस अबव द solvent. What happens to the boiling point of water at high altitude? boiling point आपके पास किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या होता है, कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज कर जाता है। ऑन विच फैक्टर डज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सैचुरेटेड, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है खास,
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है बेटा, इसे पढ़ लेना, हमने पढ़ चुके हैं अभी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके पास ये रिएक्शन है, इसने रिएक्शन पूछी है, ये दे दिया रिएक्शन पूछी है, तो आप रिएक्शन को लिखना बता सकते हो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है तो 2HI हो गया, H2 प्लस I2 है तो 1 मोल हो गया। केपी भी हमने निकालना से लिखना सीख लिया था बेटा बड़े क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आपके पास अ, ये रिएक्शन है, क्वेश्चन, ये सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये पेपर में खास आता नहीं है रिएक्शन वो क्या होता है। ये हमने पढ़ ही लिया है। क्यूसी केसी इक्वल होते हैं तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर क्यूसी बड़ा होता है केसी से, हमने एक न्यूमेरिकल के भी हाफ पे भी पढ़ा था, रिएक्शन क्या होती है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होता है, और अगर केसी बड़ा होता है तो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ली चैटरियल प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इट स्टेट्स अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। ठीक है, कैन अ कैटलिस्ट चेंज द पोजीशन, हमने पढ़ा है ना, तो कैटलिस्ट चेंज करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, ना ही आपके पास क्या है अगर आप इनर्ट गैस डालते हो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर अफेक्ट डालती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे इसने बोला है व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑन द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बिलो दिस रिएक्शन। ठीक है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, कब आती है जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे, क्योंकि इसने रिड्यूसिंग द वॉल्यूम के बारे में बात करी है, अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आगे है, टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन में तो क्या आपके पास होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कम हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट चेंज करता है नहीं करता है, ये वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस के अंदर, जो पार्शियली करता है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, डिवाइस एसिड बेस ये हम पढ़ सकते हैं, बहुत है। देखो अगर ये है, मुझे इसका कंजुगेट एसिड बनाना है, बेस है एसिड बनाना है, तो आप क्या करोगे H पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हो गया कंजुगेट एसिड, NH3 है NH4 पॉजिटिव हो गया, HCOO नेगेटिव है तो आपके पास HCOOH आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके पास यहाँ थे, ये भी आप बता सकते हो भाई। ठीक है, आप पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को, इजी इजी क्वेश्चंस है। हाँ ये देख लो, अगर पीएच 7 है, पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पीएच प्लस पीओएच है, दोनों मिलके 14 होते हैं भाई। अगर पीएच 7 हो गया तो आपके पास पीओएच भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 प्लस 7 आपके पास कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है। मुझे ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं लग रहा है, टिपिकल वाला बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो हमने करे हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो।